नमस्कार साथियों, फिर से आपका हार्दिक स्वागत। अब आपके पास नया चैप्टर स्टार्ट होता है, जो चैप्टर है चिरसम्मत सांख्यिकी एवं मैक्सवेल वोल्टजेमान सांख्यिकी। आपके पास यहाँ पर वैसे यूनिट थर्ड और यूनिट सेकंड में अब जो टॉपिक बचे हैं केवल तीन सांख्यिकी के ऊपर डिपेंड करेंगे। एक अपना मैक्सवेल वाला आएगा, सेकंड आपके पास आएगा बोस-आइंस्टीन और थर्ड आएगा आपके पास फर्मी डिराक। मेन मेजर टॉपिक आपके पास यही बचे हुए हैं। अब चिरसम्मत सांख्यिकी की वैधता क्या है? जो चिरसम्मत सांख्यिकी है या वोल्टजेमान सांख्यिकी है, पहले बात तो किसके ऊपर निर्भर करती है, यानी कि किस पे लागू होती है। एक तो कण आपके पास क्या होते हैं, सर्वसम होने चाहिए और विभेद्य कणों के लिए लागू होता है। सर्वसम का मतलब उनका आकार समान होना चाहिए, आकृति समान होनी चाहिए, लेकिन रंग अलग अलग हो सकता है। सेकंड क्या है, इनकी जो मध्य औसत दूरी है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, लैम्बडा होनी चाहिए। सेकंड आपके पास है केटी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, यानी कि केटी का जो मान है वो आपके पास इसकी जो ऊर्जा है उससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कि यहाँ पर क्या है, वोल्टजेमान नियतांक है। क्या है भाई, वोल्टजेमान नियतांक। ठीक है। कला निर्देशांक या म्यू आकाश क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से कि कला निर्देशांक किसे कहते हैं या म्यू आकाश किसे कहते हैं। अब किसी भी कण को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए आपके पास दो चीज़ों की जरूरत होती है भाई। एक आपके पास उसकी स्थिति, दूसरा उसका संवेग। किस किस की जरूरत पड़ती है? स्थिति, सेकंड उसका संवेग। तो ऐसा निर्देशांक या ऐसा सिस्टम या ऐसा तंत्र जो किसी भी कण की स्थिति और संवेग को एक साथ व्यक्त करे, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक तरह से कला निर्देशांक या म्यू निर्देशांक बोलते हैं। जैसे मैंने दो बनाए हैं अलग अलग, ये आपके पास किसका है, स्थिति का है, ये आपके पास किसका है, संवेग का है। पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ठीक है ना। इधर आपके पास चल रहा है एक्स वाई एंड जेड की फॉर्म में चल रहा है। तो ये अपन ने अल्पांश की बात करें डी एक्स, डी वाई और डी जेड, इधर डी पी एक्स, डी पी वाई और डी पी जेड। तो अपने पास दो निर्देशांक अलग अलग निर्धारित कर दिए। ये अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अपन लिखें तो मैथमेटिकल फॉर्म में क्या आएगा आपके पास, जैसे स्थिति की बात करें अपन, अनिश्चितता सिद्धांत की अपन बात कर ले। किसकी बात करें, अनिश्चितता सिद्धांत को अपन लेके चले तो आपके पास डी एक्स डॉट डी पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, एच, डी वाई डी पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एच, डी जेड डॉट डी पी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू। अब वैसे आपने एच अपॉन 4 पाई पढ़ेगा, वो भी होता है ये भी होता है। जब आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे तो इस फॉर्म में भी आ जाएगा। तो कला कोष्टिका का आयतन क्या होगा, कला कोष्टिका का आयतन, इसको डी टो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास होगा, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कराओगे, डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बनेगा आपके पास एच क्यूब। अब यहाँ पर 3 कैसे आया, ये 3 डायरेक्शन के लिए आया, एक्स वाई और जेड। अगर मान लो आपके पास डायरेक्शन कितनी हो, दिशाओं की संख्या मैंने कितनी मान ली, एफ हो, तो आपके पास यहाँ से डी टो क्या बनेगा, एच की पावर एफ। इस एफ को आप स्वतंत्रता की कोटि भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, स्वतंत्रता की कोटि भी कहा जा सकता है इनको। ठीक है। तो एक तरह से डी टो इसके आपके पास एच एफ आ गया। एफ यहां पर क्या है, स्वतंत्रता की कोटियां। वो स्वतंत्रता की कोटि अपन ने पहले पढ़ ली, क्या होती है कि जितनी भी दिशाओं में गैस स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सके उन दिशाओं की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता की कोटि बोलते हैं। ठीक है भाई। तो ये आपके पास हो गई कला कोष्टिका।
अगर कला कोष्टिकाओं की संख्या निकालनी हो, क्या निकालनी हो? कला कोष्टिकाओं की संख्या। इसका आपके पास फॉर्मूला होता है ये क्या, कि कला निर्देशांक का आयतन, कला निर्देशांक का आयतन बटे एकक कोष्टिका का आयतन। अभी कोष्टिका का मतलब क्या है? जैसे अपन किसी भी एक फिक्स आधार को मान ले, जैसे अपन घन बनाते हैं तो सेम वर्गाकार प्लेटें जोड़नी पड़ती हैं, तो ऐसा न्यूनतम आकार जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने पर बाह्य संरचना का निर्माण हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं? एक तरह से कोष्टिका। तो इसका आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है? ये होता है कला निर्देशांक का आयतन बटे एकक कोष्टिका का आयतन। अब इसी बेस पे आपके पास एक क्वेश्चन चलता है एग्जाम में, वो क्या है? ये है एक विमीय सरल आवृत्ति दोलित्र, ठीक है ना। जैसे आपके पास ये कोई भी स्प्रिंग है, ठीक है, इस पे m द्रव्यमान का कोई भी पिंड लटकाया और आपने खींच के इसको छोड़ा। जैसे आप छोड़ोगे तो क्या करेगा? सरल आवर्त गति करने लगेगा, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि माना m द्रव्यमान का पिंड स्प्रिंग से जोड़कर इसे विस्थापित करके छोड़ते हैं तो कण SHM करते हैं, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, सरल आवर्त गति करते हैं। तो इनकी जो कुल ऊर्जा होगी वो आपके पास दो होंगी, एक आपके पास होगी स्थितिज ऊर्जा और एक आपके पास क्या होगी? गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा स्प्रिंग की होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, गतिज ऊर्जा होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m की फॉर्म में, ठीक है भाई। तो x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसको पी एक्स भी लिख सकते हो, वो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो आपके पास यहां से मैं जो आपके पास पी एक्स स्क्वायर है इसमें ई का डिवाइड करा रहा हूं, देखो तो इधर से आपके पास क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर अपॉन 2e प्लस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2me बराबर में 1, ठीक है। या इस k को नीचे लेके जाऊं मैं अपन तो 2e बाई के लिख सकता हूं प्लस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2me बराबर में 1। ये आपके पास एक दीर्घवृत्त का समीकरण बन गया, और दीर्घवृत्त का समीकरण आपके पास होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू, तो इनकी तुलना करें तो ए का मान तो आपके पास कितना आएगा भाई? अंडर रूट 2e बाई के, और बी का जो मान आएगा वो आपके पास आएगा अंडर रूट 2me। अब दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? क्योंकि आयतन तो नहीं होगा लेकिन यहाँ पर एरिया तो होगा, ए इजकल टू पाई इंटू ए बी होता है, लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष की त्रिज्या का गुणनफल। तो ए इजकल टू पाई अंडर रूट 2e बाई के इंटू अंडर रूट 2me, ठीक है। इसको अगर अपन सोल्व करें तो e तो बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा, तो 2 पाई e और अंडर रूट में क्या बचेगा? m अपॉन समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो आपके पास इस एरिया की जो वैल्यू आई यहां से दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल से, तो एरिया क्या होगा आपके पास? पाई इंटू ए इंटू बी, ठीक है ना। अब आपको यहां से क्या निकालना है? कला कोष्टिकाओं की संख्या निकालनी। अब कला कोष्टिका की संख्या निकालने के लिए अभी अपन ने फॉर्मूला दिया था, क्या था? कि आपके पास कला निर्देशांक का क्षेत्रफल आयतन बटे एकक कोष्टिका का आयतन, लेकिन आपके पास यहाँ पर
आयतन तो है नहीं, लेकिन आपके पास एरिया का फॉर्म तो है, तो इस एरिया की फॉर्म में लेके जाएंगे। अब आपके पास सरल आवर्त गति का समीकरण अगर अपन देखें तो सरल आवर्त गति का समीकरण क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इजिकल टू 0। और आपको पता होगा कि ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो आपके पास k/m होती है, ये होती है। फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में अपन देखें तो यही आता है इसका मान, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप, 2 न्यू अंडर रूट k/m। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 अंडर रूट k/m, ठीक है भाई। तो ए जो है आपका वो ए क्या बनेगा, एरिया आपके पास बनता है E/न्यू, क्या हो जाएगा E/न्यू, क्योंकि हमने जो एरिया निकाला है वो एरिया आपके पास उस समीकरण में इसको रख दे तो आपके पास A इजिकल टू बनेगा E/न्यू। अब देखो आपके पास कला कोष्टिकाओं की संख्या क्या होगी, कला कोष्टिकाओं की संख्या, ये होगा आपके पास निर्देशांक का क्षेत्रफल म्यू आकाश का, क्योंकि आयतन नहीं इसलिए क्षेत्रफल लोगे बटे एकक कोष्टिका का आयतन। तो n बराबर में ये आपके पास आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आपके पास कितना है E/न्यू बटे h की पावर f कितना है यहाँ पर 1, क्योंकि सरल आवर्त गति का समीकरण है। तो आपके पास n इजिकल टू क्या आ जाएगा E/h न्यू। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रूफ करा लिया जाता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको गलत मत करना, बहुत आसान क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है भाई। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आपके पास आती हैं कुछ डेफिनेशंस है। तो डेफिनेशन क्या है, पहली आपके पास है सूक्ष्म अवस्था। सूक्ष्म अवस्था क्या है कि जो कला निर्देशांक में स्थित कला कोष्टिकाओं की, कोई भी अपने पास कला निर्देशांक है जैसे म्यू आकाश है, उसमें कला कोष्टिकाओं में कला बिंदुओं की स्थिति को जो व्यक्त करता है उस निकाय या तंत्र को अपन क्या बोलते हैं, सूक्ष्म अवस्था है। सेकंड आपके पास आता है स्थूल अवस्था। किसी भी कला कोष्टिका के अंदर कला बिंदुओं की संख्या को जो व्यक्त करने वाला निर्देशांक है, ये आपके पास क्या है, निकाय, उसको अपन क्या बोलते हैं, सूक्ष्म अवस्था कहते हैं। तो ऊपर वाले में तो क्या था, कला बिंदुओं की स्थिति, नीचे वाले में क्या, स्थूल अवस्था में कला बिंदुओं की संख्या को रिप्रेजेंट करने वाला। जैसे अपन ने मान लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, हमारे पास कोई भी दो कोष्टिकाएं हैं I और J, और कला बिंदु आपके पास 4 हैं A B C D। तो इनको मैं कैसे वितरित कर सकता हूं, सबसे पहले सारे किस में दे दूं, मैं कला कोष्टिका I में दे दूं, J में नहीं दूं। तो आपके पास Ni की संख्या कितनी होगी 4, Nj की वैल्यू कितनी होगी 0। सेकंड में क्या करूं, एक कला कोष्टिका में से यहां से D को उठा के किस में दे दिया, J में दे दिया, इधर 3 रखने दिया ABC। फिर सेकंड वाले में C को हटा दिया ABD, फिर ACD, फिर BCD। तो इधर आपके पास एक सिंगल सिंगल आ रहा है। तो इस स्थिति में Ni की वैल्यू सब में क्या होगी 3 होगी, और ऐसे क्या होगी उसमें 4 होगी। तो इसके एक तरह से वितरित करने की जो तरीके हैं, वो वितरित करने के तरीके आपके पास कितने हो जाएंगे भाई, ये होगी 2 की पावर 4। 4 बिंदुओं को आपने, 4 कला बिंदुओं को आपने 2 कोष्टिकाओं में वितरित किया है, तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या चलेगा, 2 की पावर 4 इजकल टू 16, या मेन फॉर्मूला इसका चलता है A की पावर n। A क्या है यहाँ पर, कला कोष्टिका, 2 है 3 है, कितनी है, n क्या है, कला बिंदु। तो इस स्थिति से जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको A आपके पास कितना है 5 और n आपके पास कितना है 10। तो यहाँ पर वितरण करने के जो तरीके हैं, वितरण करने के तरीके ये आपके पास हो जाएंगे 5 की पावर 10, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने पास। अब आता है आपके पास स्टर्लिंग फॉर्मूला।
क्या आता है? स्टर्लिंग सूत्र। अब देखो भाई स्टर्लिंग सूत्र क्यों आया। वैसे अपने तो डायरेक्ट काम में आएगा कि बहुत बड़ी संख्या होती है उनका फैक्टोरियल कैसे निकाले। जैसे 4 का फैक्टोरियल हो तो आप निकाल लेते हो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 5 का फैक्टोरियल भी आप निकाल लोगे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या का फैक्टोरियल आप कैसे निकालते हो? जैसे n का फैक्टोरियल आप कैसे निकालोगे? n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे आएगा 3 इंटू टू इंटू वन। ऐसे ही करोगे ना, मैथ में अपन ऐसे ही करते हैं। तो मैं क्या करा रहा हूँ, इसमें पूरे में लोग ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ भाई? लोग ले रहा हूँ। तो लोग लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? लोग n का फैक्टोरियल, ठीक है ना, इजिकल टू यहाँ पर बनेगा आपके पास log n प्लस log n माइनस वन प्लस log n माइनस टू एन सो n log वन, यही होगा। अब आपके पास ये क्या है, इसको समेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। log ऑफ n का फैक्टोरियल इजिकल टू, इसको लिखा जाता है समेशन i इजिकल टू एक्स इजिकल टू 1 से लेकर n और log x, ठीक है। या इसको लिख सकता हूं मैं समाकलन 1 से लेकर n log x और dx, लिखा जा सकता है। इसका आप जब अवकलन करोगे तो log n का फैक्टोरियल इजिकल टू ये होता है x log x। लिमिट कहाँ से आता जाएगी? 1 से लेकर n तक। आप क्या करोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो log n का फैक्टोरियल इक्वल टू n log n माइनस 1 log 1। यहां पर log 1 की वैल्यू कितनी होती है? ये आपके पास कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? और ये इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है x log x माइनस x आता है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का n प्लस log 1 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर n ग्रेटर देन 1 है, तो log 1 तो 0 हो जाएगा। तो n ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर इसको क्या मान सकते हो? नगण्य मान सकते हो। तो आपके पास log n का फैक्टोरियल इक्वल टू कितना आ जाएगा? n log n माइनस n। ये आपके पास कहलाता है स्टर्लिंग सूत्र। क्या कहलाता है? स्टर्लिंग सूत्र, जो आपके काम आता है किसमें? ये आता है आपके पास कोई भी बड़ी संख्या का आपको क्या निकालना हो भाई? फैक्टोरियल निकालना हो आपको, तो ये डायरेक्ट यूज लेंगे अपन, आगे भी यूज आएगा ये, ठीक है ना। तो वहां आप मत बोलना कि कहाँ से यूज कर लिया। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आती है ऊष्मागति की प्रायिकता। ऊष्मागति की प्रायिकता। देखो भाई, किसी दी गई स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को ऊष्मागति की प्रायिकता कहते हैं। ऊष्मागति की प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मागति की प्रायिकता कहते हैं। जैसे आपके पास है n कला बिंदुओं को r कला कोष्ठिकाओं में विभाजित करना है या वितरित करना है, तो इनके तरीके कैसे होंगे? किस तरीके के अपन इसको विभाजित करेंगे? तो सबसे पहले मैं n में से n1 को कर रहा हूं,
n में से n1 कणों को वितरित करने के तरीके। आपको पता है कि इसको आप क्या लिखोगे, NCN1। अपन ने क्या किया, n में से किसको वितरित कर रहे हैं, n1 को। आपके पास क्रमचय और संचय होता है मैथ में, उसका आपके पास फॉर्मूला क्या चलता है, n का फैक्टोरियल अपॉन n1 का फैक्टोरियल फिर n माइनस n1, ऐसे होता है। जैसे मैं लिखूं इसको, ये आपके पास बनेगा n का फैक्टोरियल अपॉन n1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस n1 का फैक्टोरियल। ठीक है ना। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, n1 में से n2 लेंगे, n1 में से n2 को वितरित करने के तरीके। इसको आप क्या लिखोगे भाई, n1 c n2, तो आप इसको लिखोगे n1 का फैक्टोरियल अपॉन n2 का फैक्टोरियल n1 माइनस, आपके पास बचे हुए कितने थे, n माइनस n1, यह आएगा n माइनस n1 में से। तो यहां पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, n माइनस n1। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, n माइनस n1 का फैक्टोरियल n माइनस n1 माइनस n2 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार आपके पास क्या आएगा, n माइनस n1 माइनस n2 c n3। यह आपके पास आ जाएगा n माइनस n1 का फैक्टोरियल, यह आएगा n माइनस n1 माइनस n2 का फैक्टोरियल अपॉन ये आ जाएगा n माइनस n1 माइनस n2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस n1 माइनस n2 माइनस n3 का फैक्टोरियल। तो ये ऊपर आपके पास n माइनस n1 चलेगा, इसमें इस वाले में n माइनस n2 चलेगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ये आएगा 2। इसी प्रकार यहाँ पर क्या आएगा, 3। ठीक है। अब आपके पास कोई भी प्रायिकता निकालनी हो तो उसको टोटल निकालना हो, यहाँ पर प्रायिकता को W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास होगी n c n1 इंटू n माइनस n1 c n2 इंटू n सो n। सारे अपने पास मान है, इनको अपन रख रहे हैं। देखो ये n का फैक्टोरियल अपॉन n1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस n1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस n1 का फैक्टोरियल अपॉन n2 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस n1 माइनस n2 का फैक्टोरियल डॉट डॉट। अब आपके पास सारी चीज़ें कैंसिल होंगी। देखो ये आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आगे वाले से कैंसिल होगा, तो आपके पास बचेगा क्या, ऊपर तो आपके पास केवल n का फैक्टोरियल बचेगा, नीचे आपके पास बनेगा n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, n3 का फैक्टोरियल, n सो n। और आपको पता है कि इस टोटल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, W बराबर n का फैक्टोरियल अपॉन, या तो समेशन में लिखा जाता है, यहां पर लिखा जाता है पाई, बड़े पाई से 1 से लेकर n, और ये आ जाएगा n i का फैक्टोरियल। तो आपके पास जो ऊष्मा प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो आपके पास ये चलता है। ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से इस ऊष्मागति का प्रायिकता के फॉर्मूले में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलें आगे। अब देखो इसी बेसिस पे आपके पास मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी उठा रहा हूं मैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी, अच्छे से समझना इसको। अब देखो भाई, कोई भी सांख्यिकी होती है, उस सांख्यिकी को परिकल्पनाओं से लेके चलते हैं। ठीक है ना, या इसकी अभिग्रहित क्या है।
पहली अभिग्राहित जो है इसके सभी कण सर्वसम व विभेद्य कणों पर लागू होती है। या अपन कह सकते हैं कि मैक्सवेल जो वोल्टेज मान है इसमें आपके पास जो कण है वो आपके पास क्या होंगे, सर्वसम होंगे और विभेद्य कण होंगे, ठीक है ना। सेकंड आपके पास क्या है, किसमें कला कोष्टिकाओं में तथा कला बिंदुओं में कोई संबंध नहीं होता। कोई संबंध नहीं होता है। तीसरा आपके पास है संपूर्ण निकाय की कुल ऊर्जा आपके पास क्या होगी, सदैव नियत होती है। और जो इसकी कुल ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा आपके पास N1E1 प्लस N2E2 प्लस N3E3 डॉट 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 एंड सो ऑन, यानी कि एक कण की, दूसरे कणों की, या एक कोष्टिका में, दूसरे कोष्टिका में, तीसरे कोष्टिकाओं में, इन सब के योग के बराबर होती है। अब अपन ने मान लिया कि इसकी जो कला कोष्टिकाओं के लिए प्रायिकता का फॉर्मूला है, वो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला ये चलता है n का फैक्टोरियल अपॉन पाई ni का फैक्टोरियल। अभी अपन ने निकाला ना जस्ट अभी उष्मा गति का प्रायिकता, या इसको अपन लिख सकते हैं, वैसे ये W1 है, ऐसे 1 के लिए चलेगा, ऐसे W2 के लिए लिखोगे आप, W2 इसमें चलेगा पाई आई, ये चलेगा GI NI। यहाँ पर GI क्या है, कला कोष्टिकाओं की संख्या, मैं लिख देता हूं इसको यहाँ पर। GI क्या है, सह कोष्टिकाओं में विभाजित से सह कोष्टिकाओं में, यानी कि GI में विभाजित करते हैं, ठीक है ना। NI क्या है यहाँ पर, ये आपके पास है विभेद्य कण। क्या होते हैं भाई, विभेद्य कण। तो इसका एक जनरली फॉर्मूला जो आएगा वो आपके पास जनरल फॉर्मूला क्या चलता है, W1 W2 W3 ऐसे चलेगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला चलता है आपके पास NI का फैक्टोरियल पाई, और ये I चलेगा GI NI का फैक्टोरियल, सॉरी ओनली NI बटे आपके पास क्या चलता है NI का फैक्टोरियल, ये आपके पास चलेगा भाई, ठीक है ना। अब देखो इसको अपन दोनों तरफ log लें, log E लेने पर तो इधर आपके पास क्या आएगा, log W, एक आएगा आपके पास log N का फैक्टोरियल, फिर आएगा आपके पास प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में है तो आपके पास क्या आएगा, ये इस फॉर्म में चलेगा, मल्टीप्लाई में और फिर डिवाइड में है, तो एक बार तो आपके पास मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा, फिर आपके पास डिवाइड वाला लगेगा। और पाई को मैं क्या लिख सकता हूं, समेशन आई, और यहां पर आ जाएगा NI log GI माइनस log NI का फैक्टोरियल। अब मैं स्टर्लिंग फॉर्मूला यूज करूंगा। स्टर्लिंग फॉर्मूला आपके पास क्या था भाई, ये था आपके पास log NI N का फैक्टोरियल, ये था N log N माइनस N। ले ले अपन इसका, देखो तो आपके पास क्या आएगा, देखो log W ऐसे कैसे चल रहा है, इसका आएगा आपके पास N log N माइनस N।
लगा दिया आपने। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, प्लस समेशन ऑफ आई, ये एन आई लॉग जी आई ऐसे कैसे, माइनस इसका लगेगा आपके पास एन आई लॉग एन आई माइनस माइनस प्लस एन आई। अब ये आपके पास टोटल प्रायिकता है, इसका मैं अवकलन करूंगा। टोटल का हमेशा अवकलन कितना होता है, 0, और यहाँ पर परिवर्तनशील क्या है, एन आई कणों की संख्या। तो एन आई के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो एन आई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 बराबर ये कुल है एन एन, ये भी 0 होगा, प्लस यहाँ से आपके पास समेशन ऑफ आई, एन आई का कितना होगा, डी एन आई, और ये ऐसे कैसे, माइनस यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन बन गए, ठीक है ना। पहले मैं एन आई का कर देता हूँ, ये क्या बनेगा, डी एन आई लॉग एन आई, फिर माइनस एन आई कॉन्स्टेंट, लॉग का क्या होगा 1/n(i) इंटू एन आई का कितना हो जाएगा, डी एन आई, प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, ये चल रहा है, इसका आ जाएगा डी एन आई, हो गया। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये तो आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो हमारे पास बचेगा कौन सा पार्ट, केवल ये वाले दो पार्ट बचेंगे। देखो तो आपके पास बचा 0 इजकल टू समेशन ऑफ आई डी एन आई लॉग जी आई, और एक आपके पास बचा यहां से माइनस का log एन आई और डी एन आई, यही बचा और कुछ नहीं बचा। तो आप क्या करोगे, इसमें जो आपके पास ये वैल्यू चल रही है, इस वैल्यू में से दोनों में से मैं समेशन आई कॉमन ले लेता हूँ डी एन आई की फॉर्म में, और ये बनेगा log जी आई माइनस log एन आई। log की प्रॉपर्टी से इसको क्या लिख सकते हो भाई, m/n, तो समेशन ऑफ आई डी एन आई कॉमन है, log ये बनेगा जी आई अपॉन एन आई, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं log जी आई अपॉन एन आई समेशन ऑफ डी एन आई बराबर 0। इसको देता हूं मैं समीकरण नंबर 1। अब आपके पास अणुओं की जो संख्या है, वो अणुओं की संख्या आपके पास टोटल कितनी है भाई, n है, और कुल ऊर्जा आपके पास क्या होगी, कैपिटल E होगी। तो यहां से अगर मैं डी एन बराबर निकालूं तो समेशन ऑफ डी एन आई बराबर कितना होगा, 0। एक आपके पास कुल ऊर्जा निकालना चाहूं मैं तो डी ई बराबर में समेशन ऑफ ई आई डी एन आई बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि एक कण की मैंने ई आई मान ली, तो एन के लिए कितनी हो जाएगी, एन आई से गुणा कराओगे। अब क्या करवा रहा हूं मैं, समीकरण 2 को, किसको, समीकरण 2 को माइनस अल्फा व समीकरण 3 को माइनस बीटा से गुणा करा के एक में जोड़ने पर, यहां पर अल्फा और बीटा क्या है, ये हैं आपके पास एक तरह से लांगराज के अनिर्धारण गुणांक इनको बोलते हैं। अल्फा और बीटा क्या है, नियतांक है। तो इसमें जोड़ोगे आप तो आपके पास क्या बनेगा, log जी आई अपॉन एन आई समेशन ऑफ डी एन आई माइनस अल्फा समेशन ऑफ डी एन आई और प्लस माइनस का बीटा समेशन ऑफ ई आई डी एन आई बराबर क्या हो जाएगा, 0। हमने कुछ नहीं किया, जैसे ही गुणा कराया और गुणा करके अपन ने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करा दिया। पूरे में से समेशन ऑफ डी एन आई तो कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा आपके पास log जी आई एन आई माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई, और इस पूरे में से कॉमन क्या आ गया भाई, समेशन ऑफ डी एन आई। या तो आपके पास ये पार्ट 0 होगा या आपके पास ये पार्ट 0 होगा,
ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि डी एन आई ये परिवर्तनशील है, इसको जीरो नहीं ले सकते। तो आपके पास जीरो कौन होगा, ये होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, log ऑफ जी आई बटे एन आई बराबर में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ई आई, या एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग लेने पर तो आपके पास क्या बनेगा भाई, जी आई बटे एन आई बराबर में ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। क्या यहाँ से आपके पास अगर जी आई की वैल्यू निकालो तो आपके पास जी आई की वैल्यू क्या बनेगी, आपको पता है क्या, ये सॉरी एन आई की वैल्यू उल्टा कर दो इसको, तो आ जाएगा जी आई अपॉन ई की पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। तो मैक्सवेल वोल्टजेमान सांख्यिकी के अनुसार आपके पास जो वितरण फलन आया वो वितरण फलन किस रूप में आया, इस रूप में निकल के आया। तो इसका ग्राफ अगर देखें अपन, ये इधर आपके पास क्या है ऊर्जा E, और इधर आपके पास क्या है NE, ठीक है, प्रायिकता की फॉर्म में। तो ये आपके पास अलग अलग टेम्परेचर पर है T1, T2 और T3, ऊर्जा वितरण आरेख है। तो ये आपके पास मैक्सवेल वोल्टजेमान सांख्यिकी कंप्लीट होता है। मेरे हिसाब से गलत नहीं होना चाहिए टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।